सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक क्लोज्ड वर्क परमिट होती क्या है। तो ये वर्ड से ही पता चलता है वर्क परमिट। वर्क परमिट मतलब काम करने की परमिट। ये कनाडा का एक प्रोग्राम है कि जिसपे होता क्या है। मान लो चलो कि एक इंसान है जिसका रेस्टोरेंट है। सियो रेस्टोरेंट में वो श्रीलंकन क्विजीन सर्व करता है। अभी उसका मैनेजर होता है वो रिजाइन कर देता है। तो वो क्या करेगा, नया मैनेजर ढूंढने के लिए वो जॉब पोस्टिंग करेगा लिंक्डइन पे, इंडीड पे और बाकी सारी वेबसाइट पे कि जहां से वो एम्प्लॉय हायर कर सके। अभी मान लो कि उसने जॉब पोस्टिंग कर दी, लोगों के रेज्यूमे आना स्टार्ट हो गए। 2 महीने तक जॉब पोस्टिंग रखी बट उसको एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो एज अ मैनेजर उसके रेस्टोरेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो जाता है लेबर बोर्ड के पास और उनसे LMIA अप्रूव करने की डिमांड करता है। अभी LMIA क्या होता है? LMIA एक सर्टिफिकेट होता है जिसको लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट से उसको राइट मिलता है कि वो पोजीशन के लिए वो किसी एम्प्लॉय को दूसरी कंट्री से हायर कर सके। तो वो सर्टिफिकेट वो लेता है, फिर वो दूसरी कंट्रीज की साइट पे जॉब पोस्टिंग करके उधर से एम्प्लॉय हायर करता है और उसे फिर कनाडा बुलाता है। ये प्रोग्राम को बोलते हैं क्लोज्ड वर्क परमिट। अभी मान लो एशियन कंट्री में कोई घर में किसी बेटे को कनाडा आकर स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा उसने वो कंट्री में क्या स्टडी की है, वो स्टडी के बेस पर देखेगा कि उसको कनाडा आके क्या स्टडी करना है। वो सारी कॉलेजेस देखेगा, वो कंसल्टेंसी के पास जाएगा, उनको पूछेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, आईएलटीएस देगा, वो देखेगा सारी रिक्वायरमेंट्स मैच होती है या नहीं। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स मैच होती है वो खुश हो जाएगा। दूसरी साइड अगर बात करें, किसी पिताजी को कनाडा आके सेटल होना है, तो वो क्या करेंगे, उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है तो वो सोचेंगे कि सीधा कनाडा परमानेंट रेसिडेंसी पे आए। तो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए वो चेक करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि उधर क्या एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग इधर क्या जॉब करेंगे। वो देखेंगे कितने पॉइंट्स चाहिए कनाडा आने को, बिकॉज इधर एक्सप्रेस एंट्री में CRA स्कोर चेक किया जाता है कि कितना स्कोर है। वो देखेंगे कि लास्ट का जो कट ऑफ आया है, अगर उनका स्कोर उससे ज़्यादा होता है तो वो भी खुश हो जाएंगे कि वो भी कनाडा जा सकेंगे। बट अगर दूसरा सिनारियो देखें कि ये दोनों की रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं होती, अब क्या करेंगे वो। तो किसी बच्चे को लगता है फ्यूचर में और ज़्यादा स्टडी करेगा वही कंट्री में तो उसकी रिक्वायरमेंट मैच हो जाएगी और वो कनाडा आ सकेगा। वैसे ही किसी के पिताजी सोचते हैं कि मैं यहाँ और एक्सपीरियंस इकट्ठा करके उधर कनाडा जा सकूँगा, तो वो लोग वेट कर लेंगे। बट वो लोगों का क्या कि जिनको पता चलता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स कभी मैच होने ही नहीं वाली, वो जाएंगे कंसल्टेंसी के पास या तो किसी इमिग्रेशन लॉयर के पास। उधर जाकर वो उनकी फाइल शो करेंगे, बोलेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं हो रही बट फिर भी हमें कनाडा जाना है, तो अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो ये कंसल्टेंट और इमिग्रेशन लॉयर क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं कनाडा के कंसल्टेंट या फिर इमिग्रेशन लॉयर को। उनको कॉल करते हैं, उनके पास पूरी एम्प्लॉयर्स की एक लिस्ट होती है कि जो क्लोज्ड वर्क परमिट इश्यू कर सकते हैं। मोस्टली तो क्या होता है कि ये जो इंसान ये कंट्री में है जिसको कनाडा आना है और जो एम्प्लॉयर है वो भी वही कंट्री, सेम कंट्री से बिलोंग करता होता है। और इस तरह से जो क्लोज्ड वर्क परमिट इश्यू करते हैं वो एम्प्लॉयर ज़्यादातर रेस्टोरेंट के, स्टोर के या फिर फार्मिंग वाले होते हैं। वो सारे एम्प्लॉयर को कॉल करेंगे तो बोलेंगे ये कंट्री में ये इंसान को कनाडा आना है क्लोज्ड वर्क परमिट पे। तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि मैं क्लोज्ड वर्क परमिट इश्यू करूँगा। बट मान लो अगर वो एम्प्लॉयर इंडिया से और जो इंसान है वो भी इंडिया से कनाडा आना चाहता है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि मैं ये क्लोज्ड वर्क परमिट इश्यू करूँगा बट उसके लिए मैं 45 लाख INR लूँगा। अभी जो लॉयर और कंसल्टेंट उधर होते हैं कनाडा वाले, वो बोलते हैं कि हम भी हमारे 5 लाख रुपया लेंगे। वो इधर वाले कंसल्टेंट को बताते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम भी हमारे 3 लाख रुपए लेंगे। तो लास्ट में अमाउंट खड़ी हो जाती है 53 लाख की। फिर जिन लोगों को कनाडा जाना होता है उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं ऑफिस में और उनको बोलते हैं कि 53 लाख रुपीस लगेंगे
हम आपको क्लोज्ड वर्क परमिट के बेस पे कनाडा भेजेंगे। तो घर जाएंगे, सोचेंगे क्या करना, क्या करेंगे। फिर ये लोग सोचेंगे कि हमारी वो वाली प्रॉपर्टी बेच देंगे, ये वाली जमीन बेच, ये वाला घर बेच देंगे, या फिर गोल्ड घर में पड़ा है तो वो भी बेच देंगे, या फिर किसी के पास शेविंग पड़ी होगी तो वो शेविंग से पैसे निकालेंगे और बोलेंगे कि जाना है। कितने लोग तो वही ना बोल देते कि ना हमें नहीं जाना है कनाडा, रहने दो, कितने पैसे खर्च गए। पर कितने लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये लोगों को कनाडा बुलाया जाता है। अभी इनको क्या लगेगा कि जैसे वो कनाडा में एंटर होते हैं, अकोमोडेशन फाइंड कर लेते हैं, रहने की जगह वगैरह, जॉब स्टार्ट करेंगे और पहले ही दिन से उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स पहले ही दिन से उनका पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, रियलिटी कुछ डिफरेंट ही होती है। आप आते हो, आप जॉब स्टार्ट करते हो तो पहले होती है आपकी ट्रेनिंग, एंड एज पर कनाडा एक्ट 2000 कोई भी एम्प्लॉय कनाडा में किसी भी जगह 1 घंटे की भी ट्रेनिंग लेता है तो उसको उसका पे मिलता है, मीन्स वो 1 घंटे की भी उससे सैलरी मिलती है। बट क्लोज्ड वर्क परमिट वाले लोगों को सैलरी नहीं देते। मैं वो नहीं बोलूंगा कि 100 में से 100 लोगों के साथ ये होता है, बट आज के दिन 100 में से 80 लोगों के साथ ये चीज हो रही है। उनको पहले तो पे नहीं मिलता ट्रेनिंग का। अभी देखोगे तो इधर जो लोग पहले से होते हैं कनाडा में, उनसे जो ट्रेनिंग ली जाएगी, चलो फ्री भी ट्रेनिंग लेते हैं, कितने जो एशियन एम्प्लॉयर्स होते हैं वो फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं, और ये एशियन एम्प्लॉयर्स सिर्फ एशिया के लोगों को ही फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं, बाकी वो इधर के लोगों से फ्री में ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो क्या करेंगे, आपको फ्री में ट्रेनिंग देंगे, बाकी लोगों को भले फ्री में ही ट्रेनिंग दें, फिर भी उनको दी जाती है 5 दिन 7 दिन की, और इधर के जो कैनेडियन सिटीजन है तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन की दी जाती है। बट अगर आप क्लोज्ड वर्क परमिट में आते हो तो आपको पहले 1 से 1.5 महीना वो ट्रेनिंग करवाते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग पे फ्री में आपको काम करना है। और काम भी आपको भले एज अ मैनेजर आपको कनाडा बुलाया जाएगा, बट एज अ मैनेजर आपको कभी काम करने दिया नहीं जाता। आपको क्लीनिंग कराई जाती है सारे स्टोर की, स्वीपिंग कराया जाता है, मोपिंग कराया जाता है, डिश वॉशिंग कराई जाती है, यही सारी चीजें आपको करनी होती है। अभी मान लो आप 1-1.5 महीने जम के काम करते हो, चलो फिर पे तो स्टार्ट हो जाएगा, बट इनमें भी इनकी कंडीशन कैसी होती है पता है। मान लो कि फाइल में लिखा हुआ था कि $16 पर आवर की पेमेंट आपको मिलेगी, बट इधर आके आपको बोलेंगे कि आपकी पेमेंट सिर्फ $12 ही होगी, बाकी के जो पैसे होंगे ऊपर के वो आपको रिटर्न करने हैं। मीन्स आपको चेक तो जाएगा $16 पर आवर का। मान लो 40 आवर्स काम कर रहे हो तो 16 into 40 होते हैं $640, समथिंग लाइक दैट। यस, $640 होते हैं। आपको चेक तो इतने का मिलेगा, बट आपको रखने हैं पैसे एज ऑफ $12 पर आवर, बाकी के आपको पैसे अपनी जेब से वापस दे देने पड़ेंगे। चलो ये बात भी होगी। अभी आते कि आवर्स, कितने आवर्स आपको काम कराया जाएगा। एज पर कनाडा रूल आप किसी भी इंसान को 44 आवर्स से ज़्यादा पर वीक काम नहीं करा सकते। अगर 44 आवर्स से ज़्यादा आपको काम करवाना है तो आपको 1.5 गुना पे देना पड़ेगा। तो आपको भले ही वो 50-55 आवर्स काम करवाए, 1.5 गुना पे की तो दूर की बात, बट आपने जितने घंटे काम किया होगा, मान लो आपने 55 आवर्स काम किया है, फिर भी आपको पे आएगा ओनली 40 to 45 आवर्स के बीच का ही। बाकी का पेमेंट ये एम्प्लॉयर्स कैसे भी करके काटेंगे। अभी आप ऐसा मत समझना कि आपके साथ ये लॉ और रेगुलेशन को तोड़ा जा रहा है। ये आपके साथ सिर्फ तोड़ा नहीं जा रहा, ये लोगों ने पहले कनाडा के लॉ और रेगुलेशन को तोड़कर इलीगली आपको कनाडा में बुलाया है। और मुझे आक्रोश किसी ये एम्प्लॉयर पे नहीं है, ना तो ऐसे लोगों पे जो ये क्लोज्ड वर्क परमिट के जरिए कनाडा में आते हैं। मुझे आक्रोश वो एम्प्लॉयर्स पे है सिर्फ कि जो लोगों को इतनी बड़ी अमाउंट चार्ज करके कनाडा बुलाते हैं और उनका बहुत गंदी तरीके से शोषण करते हैं। मीन्स अभी आपके आवर्स काटे भी कैसे जाएंगे कि मान लो इनका स्टोर ओपन होता है सुबह 11 बजे, तो भी सारे लोग 10 बजे आ जाते हैं और सारा क्लीनिंग वीनिंग सारा कुछ करते हैं, तो वो सारा खत्म करते हैं और फिर 11 बजे स्टोर ओपन होता है और क्लोजिंग भी 11 बजे हो जाती है मान लो। तो फिर भी रात को 11 से 12 ऐसे ही जो डिश वॉशिंग और वो सारा कुछ करना होता है, तो ये 2 घंटे के पेमेंट ये लोग काट लेते हैं। वो सिर्फ तब की ही पेमेंट देते हैं जब स्टोर ओपन हुआ वो टाइम, तो जब स्टोर क्लोज हो रहा है। अभी आगे हम बात करें तो ऑन टाइम पेमेंट की,
पेमेंट ऑन टाइम मिलेगा? तो उसका जवाब है नहीं। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ कि जो क्लोज्ड वर्क परमिट पे कनाडा आए हैं, जिनका पेमेंट अभी 8-8, 9-9 महीनों से अटका हुआ है, पेमेंट नहीं दे रहे, और पेमेंट ये कहकर नहीं दे रहे कि हमारा स्टोर या रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, हम क्या करें। वैसे ये प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर्स का, ना कि एम्प्लॉय का, बट फिर भी ये रीजन देकर वो एम्प्लॉयज को पेमेंट भी पूरी नहीं मिल रही। चलो, हमने पहले सोच लिया था कि आपको 40 आवर्स या 45 आवर्स के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा। 40 आवर्स का पेमेंट मिलता है, राइट। 40 आवर्स से ज़्यादा वैसे देते नहीं ये लोग, तो 40 आवर्स का पेमेंट मिलता है। तो 12 इंटू 40 करो तो कितने हो गए? मान लो वीक, मंथ में 4 वीक होते हैं, 480 इंटू 4 करें तो अराउंड लाइक, चलो मान लो कि चलो 2-3 दिन ज़्यादा भी होते हैं मंथ में, तो मान लो कि 2000 या 2100 आपको पेमेंट मिल रही है, राइट। कितनी पेमेंट आपको मिल रही है? अगर आप रेंट निकालोगे तो अभी इधर रेंट चल रहा है आराम से $500 का। चलो रेंट निकाल लें, $100 आपको फ़ोन का लग जाता है, वो भी निकाल लें। $200 की आपकी ग्रोसरी हो जाती है, वो भी निकाल लें, तो $800 निकाल दिए, तो आपके पास बचता है $1200। अभी मान लो आप कहीं ग्रोसरी करने जाने या काम करने जाने में कभी ना कभी आपको कैब की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमेशा बस इधर अवेलेबल नहीं होती। तो मान लो $200 आप कैब पेमेंट करते हो, तो आपके पास बचेंगे अब ओनली $1000 या फिर $1100। इसको अगर INR में कन्वर्ट करोगे, इंडियन रुपीस में, तो होंगे 60 to 66,000 रुपीज़। आप 53 लाख खर्च के कनाडा आए हो और पर मंथ आप 60 to 66,000 इंडियन रुपीस में कनाडा में सेविंग कर रहे हो। क्या बच रहा है आपके पास? मान लो कि आपको $15 का भी पे दिया जा रहा है, फिर भी इधर टैक्स कट के आपको आएंगे $13.5। $13.5 को भी अगर आपने देखे पूरे मंथ के कितने होंगे, तो आराम से 2300 जैसे होते हैं। फिर भी आपके पास बचेंगी 80,000 INR पर मंथ, और उसमें भी आपके कितने पेमेंट रोक दिए जाएंगे। आपको इधर एक मजदूर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कैसा लगेगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें क्या बात हुई होती है कि एक साल तक ये आपको काम करना होता है, फिर ये लोग दूसरा LMIA इश्यू करेंगे। दूसरा LMIA क्या बोलकर वो इश्यू करते हैं? यही एम्प्लॉयर वापस लेबर बोर्ड में जाता है और बोलता है उसको मुझे हमेशा के लिए इधर रखना है, बिकॉज मुझे लगता है सिर्फ वही मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से संभाल पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका होता है, बिकॉज आपने 53 लाख रुपए दे दिए होते हैं। वो वैसे लेबर बोर्ड से LMIA लेता है। बट ये बात जो हुई होती है कि एक ही साल में आपको वो परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाएगा। क्या वो दिलवाता है? इसका आंसर है नहीं। कितने लोगों को ऐसा जानता हूँ मैं, जिनको इधर कनाडा आके 1.5 से 2 साल हो गए, फिर भी उनका वापिस इधर आके LMIA नहीं हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 1 साल से ज़्यादा तो वो रह नहीं सकते, अगर उनको ये देश में बुलाया गया है तो उनको जो वर्क परमिट मिली होगी 1 साल की मिली होगी, और साथ में 1 साल का LMIA भी हुआ होगा। अभी क्या करेंगे? अभी ओनर LMIA नहीं कर रहा, क्या करेंगे वो क्या करेंगे? वर्क परमिट एक्सटेंड कराएंगे। और जो क्लोज्ड वर्क परमिट एक्सटेंड होती है वो एक्सपेंसिव होती है। लोग ऐसे हैं कि इधर आके अपनी जेब से पैसा निकाल के वर्क परमिट एक्सटेंड करा रहे हैं, बिकॉज जो उनका ओनर है उनको वापिस LMIA नहीं दे रहा, और उसी वजह से वो अपनी परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई नहीं कर पा रहे। अभी कितनों को ऐसा लगता है कि हमारे तो रिश्तेदार है एम्प्लॉयर, हमारे तो ये इनके ये रिश्तेदार होते हैं, हमारे एम्प्लॉयर के साथ तो रिलेशन अच्छे। तो ये रिलेशन जो होते हैं वो वही देश में अच्छे रहते हैं, जब ये देश में आते हैं तो इधर के रिलेशन कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा वो रिलेशन के लिए। आप सोचोगे कि यार कि मुझे इतना ज़्यादा काम करवा रहे इतने कम घंटों में, मुझे मेरी पेमेंट नहीं दे रहे, ऐसा क्लीनिंग करवा रहे, डिश वॉशिंग करवा रहे, स्वीपिंग करवा रहे, मॉपिंग करवा रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता? तो इसका सीधा ही आंसर है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? आप जाओगे वो लॉयर के पास जिसने आपको इधर भेजा था, ये एम्प्लॉयर के पास। तो लॉयर आपको क्लियरली बोल देगा कि इधर से आप जाओगे तो सारा डिपेंड रहेगा एम्प्लॉयर के पर, उसकी फिर आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इधर आप पुलिस के पास जाओगे तो केस बनेगा, आपको लॉयर थ्रू केस लड़ना पड़ेगा। अभी जब तक आपका केस चल रहा है आप वो जॉब तो सेम जॉब तो कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। तो क्या करोगे? इधर आप कनाडा में किस बेस से रहोगे? बिकॉज जो जॉब के बेस पे आपको क्लोज्ड वर्क परमिट इश्यू हुई है, अगर वो जॉब छोड़ोगे तो कौन से बेस पे कनाडा में रहोगे?
आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ तो काम कर नहीं सकते बिकॉज आप क्लोज्ड वर्क परमिट पे हो, इसीलिए ये वर्क परमिट का नाम है क्लोज्ड वर्क परमिट। कुछ नहीं कर पाओगे आप लॉयर थ्रू केस भी लड़ोगे तो कैसे लड़ोगे, कितने पैसे लगेंगे, एक हियरिंग के $700 to $800 लगेंगे, कैसे निकालोगे इतने पैसे। और जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास तो आपके दिए गए 45 लाख पड़े, वो तो इजीली 2-3 लॉयर रखेगा या फिर बड़े से बड़ा लॉयर रखेगा और सामने केस लड़ेगा, बट आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज अगर आप केस करोगे तो आपको वो जॉब स्टॉप करनी पड़ेगी, स्टॉप करोगे तो कमाओगी भी कैसे, बिकॉज किसी और तरीके से तो आप कमा सकते नहीं हो, तो ना ही आपकी कमाई होगी, तो कैसे लड़ोगे वो एम्प्लॉयर के सामने। तो इसी वजह से इधर क्लोज्ड वर्क परमिट पे आए हुए लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, बिकॉज उनकी भी थोड़ी सी गलती होती है कनाडा में एंटर होने के लिए ये रास्ता लेने की, तो उसी वजह से वो भी मजबूर होते हैं। और उनके ऊपर क्या बीत रही है देश में, वो अपने देश पे अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते, बिकॉज एक तो वो इतना खर्चा करके ये देश में आए होते हैं और उनको शर्म आती है कि अगर मैं बताऊंगा कि ये देश में आकर भी मैं इतना दुखी हूँ तो लोग हंसेंगे, बिकॉज एशियन कंट्रीज की मेंटालिटी कैसी होती है, अगर कोई यूएस या कनाडा में है तो वो खुश है, उसको दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर पैसे इतने अच्छे हैं, काम अच्छा मिलता है, तो इधर तो कोई दुखी हो नहीं सकता। बट रियलिटी कई बार डिफरेंट होती है। मैं ये वीडियो मुझे किसी पर आक्रोश है इसलिए मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ कि जो एम्प्लॉइज इधर कनाडा आना चाहते हैं क्लोज्ड वर्क परमिट के जरिए, उनको मैं सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ कि उनके दिमाग में ये चीज रहे कि इनके साथ ये घटना बन सकती है, बिकॉज इधर बहुत लोगों के साथ ये घटना बन रही है। इसी के चलते सितंबर 18, 2023 को मॉन्ट्रियल बेस्ड फार्मिंग एंड हाउस होल्ड वर्कर राइट्स ग्रुप ने एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल किया, ये कहकर कि ये एक एम्प्लॉयर के साथ बाइंड कर देने वाले क्लोज्ड वर्क परमिट के प्रोग्राम को हमेशा के लिए बैन किया जाए, और ये भी कहा कि ये एम्प्लॉयर्स कनाडा के लॉस में लूप होल्स फाइंड करके उनको एक्सप्लॉइट करके इन वर्कर्स का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। जय हिंद।